हाँ जी, अमन ऑडियो चेक कीजिएगा। यस सर, सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था वैल्यूज़ एंड वॉइस। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। All social media marketing plans should deliver values for the customer to engage with the company. It is people who make the sale, not the social media. Having the readers engaged on social media through your content is the first step to build a relationship with them. So, before making any kind of ad, you have to interact with your audience with the help of awareness and consideration posts. Then you can run your paid campaign over the social media platform. In today's world, most of the companies their eye set on bottom lines, which has now transformed as the companies are in the businesses of marketing relationships and not making sales. Social media does not directly help increase sales figure. It aids the companies to create, nurture and grow relationship. नर्चर मीन्स क्रैक, किसी भी लीड को कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नर्चर, विच विल इवेंचुअली ब्रिंग इन मोर सेल्स. अ प्रोफेशनल सक्सेस इक्वेशन दैट जनरेट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स कॉन्स्टेंटली इज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिलेशनशिप्स इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स. अगर आप डायरेक्ट रिवॉर्ड ओरिएंटेड कोई कैंपेन रन करना चाहेंगे तो आपको आरओआई अच्छा नहीं मिलेगा. फर्स्ट you have to be responsible, then create relationship with your audience, then आप आगे अगर इन फ्यूचर कोई पेड कैंपेन रन करते हैं देन रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आप वहाँ पर सेल्स जनरेट कर सकते हो. सो यहाँ समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. द प्रिंसिपल वेब मार्केटर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड बी keen contributor in social media activities regardless of position he holds in the organization. This is called responsibility. Relationships and repeat relationships are at the core of all marketing organizations should aim to create and retain relationships through social media. And last is rewards. The rewards of a successful social media campaign show in form of more web traffic and increased conversion rates. देखो, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना कंटेंट टाइम टू टाइम पोस्ट किया है, लोगों को अवेयर कराया है, चीज़ों से रिलेटेड कंसिडर कराया है आपने अपने ब्रांड को, तो डेफिनेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा टारगेट ऑडियंस और ब्रांड और सर्विसेज के इन बिटवीन. देन किसी भी एंड यूज़र को रिटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. एक होता है वन टाइम बायर, ठीक है, जो आया लिया और चला गया, ठीक है, और वो दोबारा फिर कभी आपके पास लौट कर नहीं आया. बट अगर आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, देन उस कंडीशन में आपको अपने बिजनेस में ये भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने यूज़र ऐसे हैं जो हमारे पास दोबारा हमारी सर्विस के लिए लौट कर आ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो कि जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं. आपके लोकेलिटी में नियर बाई कोई हेयर सलून है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर हो सकता है एक सिंगल पर्सन उसको रन करता हो, या हो सकता है वहाँ पर 2 से 3 पर्सन्स हो जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है. अब क्या होगा, जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप संडे वगैरह में जाते हो सर्विस के लिए, तो क्या होता है वो ऑलरेडी किसी न किसी पर्सन के साथ इंगेज होगा, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे उसका. या फिर अगर आपको पता है तीनों का स्टाइल जो आपके लिए फिट है तो आप किसी से भी करवा सकते हो. बट सिनेरियो क्या समझे हम लोग यहाँ पर कि हम उसी शॉप पर जा रहे हैं, बहुत मजबूरी या अर्जेंसी ऐसा हो सकता है कि आपको शॉप चेंज करना पड़े. इसको हम बोलते हैं बेस्ट रिटेनरशिप एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि यूज़र खुद चल कर आ रहा है आपकी सर्विस लेने के लिए. और ये हर एक मॉडल में है. जैसे कि आप अपनी कार या बाइक की कहीं पर सर्विस लेते हो
तो क्या होगा, आप इन फ्यूचर अगर उसने अच्छा सर्विस दिया होगा, बजट फ्रेंडली दिया होगा, तो आप क्या करोगे, वापस वहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है इन बजट, ठीक है, क्वालिटी वर्क किया है, आपकी प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई किया, उसको डायग्नोस किया। तो बिजनेस में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा पर्सन है जहाँ से आपने कुछ सर्विस या मेंटेनेंस का काम करा है, जैसे कि हर किसी का शोरूम के वर्कशॉप पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, बाहर सर्विस कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम अपनी पसंद के प्रोडक्ट बेटर से बेटर डलवा सकते हैं, प्लस बजट में हमारा काम हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप, कि कितना अच्छे से आपको ट्रीट किया जा रहा है और बार बार आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए जाते हो, ठीक है। सो सेम चीज़ें सोशल मीडिया में भी हमारी रहती हैं, कि अगर आप अपने कैंपेन के थ्रू बार बार यूज़र को इम्प्रेस कर पाते हो, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे, एप्पल ने अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन रखा है जब से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। लिटिल बिट ओएस के उसमें देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो वो क्या था कि पहले के जो फ़ोन्स थे उनके, तो वो उसमें कुछ एडिशन निकालते थे, आई थिंक एसई एप्पल के अंदर कुछ आता था इस तरह से। तो वो क्या होता था, उनका सबसे बेहतरीन फिक्स मॉडल हुआ करता था। तो ई जो होता था स्टेब्लिश्ड, यानी कि उसमें क्या होता है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया गया है और वो सबसे स्टेबल उनका मॉडल बन जाता था। अब लेटर ऑन अगर हम लोग देखें, जैसे 14 के में कोई इस तरह का नहीं आया, 13 में इस तरह का कुछ नहीं निकाला उन्होंने, 15 में भी नहीं निकाला है। अब उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर एप्पल का बहुत बढ़िया काम कर रहा है और वो हर साल कुछ ना कुछ नए एड ऑन करते जा रहे हैं उसके अंदर। और अभी आपका बहुत जल्दी इसी मंथ में उसका जो नया मॉडल है वो लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। और अगेन फिर से वही होगा, लोग लाइन लगा के खरीदेंगे फिर से, जैसे कि हमेशा लास्ट ईयर भी हुआ था, हमने देखा था। ओवरनाइट लोगों ने वेट किया मॉर्निंग में उसका ओपन होने का स्टोर का, देन वहाँ से लोगों ने परचेजिंग स्टार्ट किया। लास्ट ईयर तो एक अलग ही तरह का सिस्टम हुआ कि स्टोर आउटलेट से तो सेल हुआ ही हुआ, लेकिन क्रोमा स्टोर या फिर अगर हम लोग देखते हैं क्विक कॉमर्स, लाइक जैसे कि जैप्टो, ब्लिंकिट, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सेल किया था इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेम मीन्स एक रियलिटी डिफरेंट। सोशल मीडिया वर्ल्ड में द रिलेम ऑफ सोशल मीडिया इज़ एवर एक्सपेंडिंग। ये एक बड़ा होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है हर दिन के साथ। ऑल्दो द बाउंड्रीज में ब्लर, various types of media or networks provide a distinct communication method. Effective use of all social media in a perfect and healthy blend ensure maximum ROI. अब देखो यहाँ पर इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया लिखा हुआ है। देखिए, हर एक सोशल मीडिया हर एक ब्रांड के लिए, हर एक सर्विस के लिए नहीं बनाएगा। डिपेंड करता है किस तरह के सोशल मीडिया का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। अगर आप कोई बहुत फेमस पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, आप अपनी जो वर्डिंग्स हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, उनकी वैल्यू कराना चाहते हैं, तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म लेना होगा जैसे कि ट्विटर। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को नहीं टारगेट करेंगे, आपको फिर जाना होगा लिंक्डइन, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको माइलेज मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो बेसिकली कॉस्मेटिक वगैरह को बिलोंग करता है, तो फिर आप जाए इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, ठीक है। सो फेसबुक के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा। तो हर एक प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से। अगर आपकी बिजनेस के अंदर कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह हैं, तो आपको जाना चाहिए पिंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग उस तरह के ग्राफिक्स को पिन कर सकते हैं पिंटरेस्ट में। तो हर एक सोशल मीडिया का अपना अलग एडवांटेज है, अलग डिफरेंट ROI आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप YouTube की तरफ जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियोस का जो व्यूअर है वो YouTube के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप अपनी किसी ब्रांड की, बिजनेस की कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हो शॉर्ट्स का, आप हेल्प ले सकते हैं रील्स का, स्टोरीज़ का। अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसका डिफरेंट नेम होता है, जहाँ से आप 24 आवर्स के अंदर काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी वो बात पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में नहीं कह सकते हो, तो फिर आप उसी में अपना लिंक लॉन्ग वीडियो का भी एसोसिएट कर सकते हो, सो दैट लोग वहाँ से जाके आपके कंप्लीट उस इंफॉर्मेशन का वीडियो देखें कंटिन्यूटी में। बात करेंगे द राइट सोशल मीडिया टूल्स फॉर द राइट जॉब।
The blend should have elements for all the subcategories of robust tools given here. First is communication. अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यानी कि ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, इवेंट्स एंड सोशल नेटवर्क जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कोलैबोरेशन जैसे विकीज़ या सोशल टैगिंग या सोशल न्यूज़ या ओपिनियन स्टेट साइट्स, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के केस में आप फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट्स का हेल्प ले सकते हो, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं, लाइव कास्टिंग आप कर सकते हैं जिसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, एंड म्यूज़िक साइट्स के ऊपर भी आप जा सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वर्चुअल वर्ल्ड्स में आपको बहुत सारे इस तरह के OTTs वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर गेम शेयरिंग अगर आपका एंटरटेनमेंट में गेमिंग सेक्टर के अंदर कोई कंटेंट है। रिव्यूज़ एंड ओपिनियन, तो जैसे कि फोरम्स होते हैं, जैसे कोरा होता है आपका, प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपके साइट्स होती हैं जैसे GSM अरीना, ठीक है, इस तरह की साइट्स होती हैं जहाँ से हम लोग रिव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन एंड आंसर फोरम्स, लोकल बिजनेस रिव्यूज़। लोकल बिजनेस रिव्यूज़ से हमारा मतलब क्या है, जैसे GMB, गूगल माई बिजनेस, वहाँ पर आप अपने आप को लिस्ट करो और लोग आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और जो नेगेटिव फीडबैक है वो आपके ब्रांड को, सर्विस को बेहतर बनाते हैं। आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, सुनिए, उनको एंटरटेन ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं और आप पॉजिटिव को ही आंसर कर रहे हैं और नेगेटिव को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ की, जो आपके कमेंट्स हैं वो कोशिश करें कि रोबोटिक ना हो, बहुत ज़्यादा ना पब्लिश हो रहे हो एक दिन में, वो रैंडमली खुद से आने दीजिए। ओरिजिनलिटी जितना रहेगा उतना आपकी प्रोफाइल की हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। समरी ऑफ द सेशंस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो वो वाला पार्ट आपका इसमें रहेगा, ठीक है। ये था आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी। आज हम देखेंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे वेबसाइट की ग्रोथ के लिए। और SEO देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेबसाइट का होता है, आपकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स होती है ना, एक तरह से जो उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो SEO ऑफ सोशल मीडिया। तो जैसे यूट्यूब में हम लोग SEO कर लेते हैं, आप टाइटल वगैरह वहाँ डालते हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो उसमें भी कीवर्ड को आप कितना इंटेलिजेंटली, स्मार्टली उसमें इंटीग्रेट करते हो, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So search engine optimization, SEO, this is a full form of SEO, search engine optimization, is defined as the process of improving the visibility of a website or a web resource in relation to a search engine organic, unpaid, natural search result listing. Organic एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कि जहाँ पर आप कोई भी पेड एक्टिविटी बिना किए अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं सर्च में। लाइक कोई पर्सन है जो आपकी वेबसाइट को नाम से ना सर्च करके आपकी सर्विसेज के बेसिस पर सर्च करता है और आपकी वेबसाइट उस टॉप 10 रिजल्ट में लिस्ट मिलती है, ठीक है। अब SEO अगेन एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज हमने कोई वेबसाइट बनाया और इमीडिएटली वो आपकी सर्च में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम 15 डेज अप टू 6 मंथ्स, डिपेंड ऑन कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, कीवर्ड आप कहीं ओवर स्टफ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप SEO एल्गोरिदम का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं SEO में। SEO can be performed to optimize various types of search such as text search. टेक्स्ट सर्च क्या होता है कि जब आप लोग गूगल में जाते हो तो आप जो फर्स्ट सर्च कमिट करते हो और आपको कुछ वहाँ पर लिंक्स डिस्प्ले होते हैं, दैट इज़ अ टेक्स्ट सर्च। इमेज सर्च, गूगल में आप जब आते हैं तो वहाँ पर आपको राइट टॉप में एक ऑप्शन मिलता है इमेज, यहाँ पर जहाँ हमारा पॉइंटर है, तो एक होता है इमेज सर्च, ठीक है। नेक्स्ट लोकल सर्च। लोकल सर्च क्या होता है कि अगर आपने कोई यहाँ पर कीवर्ड एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्पॉन्सर लिंक आपको मिलेंगे इस तरह से। स्पॉन्सर लिंक के बाद आपको कुछ ऑर्गेनिक लिंक मिलेंगे और उसके बाद आपको ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल सर्च। म्यूज़िक सर्च, आप कोई नाम लिखते हैं और वहाँ पर आपको उस म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो भी मिल सकता है,
उसका MP3 भी आपको मिल सकता है। एकेडमिक्स और न्यूज़ सर्चेस और स्पेसिफिक इंडस्ट्री वर्टिकल सर्च इंजन्स। SEO aims of driving web traffic for a web page solely through free or organic search engine listing. Importance of SEO. Over 90% of all internet users worldwide use one or the other search engines to look for a product, service, or information. Other such studies on clickability of search results indicate. So अब देखिए क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गूगल का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा भी सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग अपने किसी भी ब्राउज़र की सेटिंग्स में आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन। सर्च इंजन में अगर हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम का डिफ़ॉल्ट होता है गूगल, बट गूगल आपको बाउंड नहीं कर सकता है कि क्रोम में हम सिर्फ गूगल का ही यूज़ करें। आप यहाँ से क्लिक करेंगे चेंज तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स यहाँ पर विजिबल होंगे, जैसे कि बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है, याहू आपका एक सर्च इंजन है, डक डक गो, वाइंडेक्स, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है, ठीक है। अब डक डक गो और याहू अगर हम लोग गूगल में डिफरेंस की बात करें, देखो गूगल के रिजल्ट्स जो होते हैं बड़े क्विक होते हैं और क्वालिटी एंड क्वांटिटिव होते हैं। बट गूगल क्या करता है, जब भी आप किसी कीवर्ड को सर्च करते हो ना तो वो आपको ट्रैक करता है, रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग भी उसके ऊपर चला देता है। इससे क्या होगा कि एक बार आप कुछ सर्च कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपको उसी तरह के एडवर्टीजमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली टू बॉम्बे की फ़्लाइट सर्च कर लो, अब क्या होगा उसके बाद अगर आप किसी एक ऐसी साइट पर आते हो जहाँ पर कुछ स्पॉट्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्पीड चेक करने के लिए क्या करते हैं, speedtest.net। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जो ऐड को यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है, हम इसको अलाउ करेंगे, एक्सटेंशंस ऐड ब्लॉक एंड पॉज ऑन दिस साइड, और अभी आप देखेंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है वो लोड होना स्टार्ट होंगे। ये देखिए अगर आप पेज को रीलोड करते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट सेम भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। अब हमें ऐड में क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन speedtest.net, और उसी का ये एडवर्टीजमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप पॉइंटर लेके जाइए, क्या लिखा रहा है, एड्स बाय गूगल, यानी कि इस वेबसाइट ने भी अपने गूगल एड्स चलाए हुए हैं, ताकि अगर कोई इंटरनेट से रिलेटेड स्पीड वगैरह चेक करना चाह रहा है अपने ब्रॉडबैंड का तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आके चेक कर सकता है। प्लस यहाँ पर डेल टेक्नोलॉजीज़ का हमें एक ऐड देखने के लिए मिल रहा है। अगेन एक बार रिलोड करते हैं, चेक करते हैं क्या कुछ हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन डेल का लोकेशन चेंज हो गया। तो ये देखो जिस तरह के जो एड्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले ऐड का बेनिफिट क्या होता है, देखो अगर ये सिर्फ दिखाई दे रहा है ना मेरे को तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है। और अगर यूज़र इसके साथ इंगेज होता है तब उसका चार्ज आपका अलग से पे करना होता है। तो अगर खाली ये व्यू हो रहा है और यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको बिड जो होता है वो जैसे 1000 इंप्रेशन जब हो जाएंगे तब मुझे उसका कुछ एक अमाउंट पे करना होगा गूगल को, राइट। और अगर ये क्लिक हो जाता है तो उसके ऊपर एक अलग बिड लगा होगा जिसका आपको जो होता है कॉस्ट जो पर क्लिक का होता है वो आपको एक इन्होंने अपना सेट किया होगा बिड अमाउंट में, वो आपको पे करना होगा, कॉस्ट पर क्लिक। If a website is not listed within the first 3 results page, top 10 to 30 results, chances are that no user will find it। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 10 to 30, बट आज के इस फास्ट पेस्ड सर्चिंग के अंदर कोई भी पर्सन दूसरे पेज पर जाना पसंद ही नहीं करता है।
हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पेज पर ही हमें टॉप में अपना रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं स्पॉन्सर, तो मैक्सिमम यहाँ पर 4 एड्स आप इस एरिया में देख पाएंगे। कभी भी 5 ऐड आपको स्पॉन्सर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो या तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो गूगल क्या करता है, नीचे भी ऐड दिखा देता है आपको, यहाँ भी स्पॉन्सर आता है लिखा हुआ इस तरह से। अदरवाइज मैक्सिमम जो स्पॉट्स होते हैं 4 ही होते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक एक रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए, जो मोस्ट रिलेवेंट होगा कि मेरे कीवर्ड से। और उसके बाद आपको फिर दिखाई देगा लोकल सर्च, लोकेशन बेस्ड, यानी कि गूगल माई बिजनेस पर जिन लोगों ने अपने आप को लिस्ट किया होगा वो यहाँ पर विजिबल होंगे। तो जैसे कि हम अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन से अपनी सर्च कमिट कर रहे हैं, तो अरीना एनिमेशन कीवर्ड के बेसिस पर मोस्ट रिलेवेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, साउथ एक्सटेंशन। देन इसके नियर बाई में और कौन कौन सी लोकेशंस अवेलेबल हैं वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जीएमबी पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद अगेन आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि सर्च करने पर पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को अगर आपको कोई ऐड दिखाई दे रहा है तो ऐड को बहुत ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें आफ्ट का ऐड दिखाई दे रहा है, तो आफ्ट का ऐड अरीना एनिमेशन से नहीं दिख रहा है, उसमें सिर्फ एनिमेशन कीवर्ड जो है वो मैच हो रहा है। आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड बोल्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये टर्म हमारा मैच हुआ है, जिसकी वजह से आफ्ट मुझे यहाँ डिस्प्ले हुआ। अगर हम ऊपर आते हैं अगेन, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 3D एनिमेशन, तो यहाँ पर ये एनिमेशन टर्म मैच हुआ डिस्क्रिप्शन में, प्लस आपके टाइटल में भी एनिमेशन टर्म मैच हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये ऐड देखने के लिए मिला है। प्लस यहाँ पर एक और इन्होंने यूज़ करा है, मैनिपुलेट किया है अपने टाइटल को, एंटर ग्राफिक्स अरीना विद मैक, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि अरीना भी मैच हो गया और एनिमेशन भी मैच हो गया, जिसकी वजह से ये टॉप पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं ना, अपने कॉम्पिटिटर के नेम को यूज़ करके उसको ब्लेंड करके एक साथ ना लेके ब्रेक करके अलग अलग यूज़ कर लेते हैं। तो अरीना जो बेसिकली कीवर्ड है, अरीना का मतलब होता है रिंग, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अखाड़ा। यहाँ पर उन्होंने उसी टर्म को मैनिपुलेट किया, एंटर ग्राफिक्स अरीना विद मैक, ठीक है। बट देखा जाए तो एथिकली ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये मैनिपुलेटिव है, ठीक है। अब एंड यूजर सर्च कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और वो सीधे मैक डेली देखेगा, क्लिक करेगा और लीड वहाँ जनरेट हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप लोग सर्चेस कमिट करते हो और आपको गूगल का सिस्टम पता नहीं कि किस तरह से डेटा हमें दिखाया जा रहा है, तो आप सही जगह पर पहुँचते नहीं हो। तो हमेशा अपने कीवर्ड को मैच जरूर करो सर्चेस में, जो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है और आपको क्लियरली विजिबल भी होता है। आगे बढ़ेंगे तो टॉप 10 to 30 रिजल्ट्स, चांसेस दैट आर दैट नो यूजर विल फाइंड इट। क्योंकि सीधी सी बात है कि पहले पेज पर अगर आप दिख रहे हो ना तो आपका फिर भी क्लिक होने का चांस है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले पेज पर भी कोई भी पूरा स्क्रॉल करता ही नहीं है। तो आप कोशिश करो कि स्पॉन्सर ऐड के बाद में जो आपको ऑर्गेनिक लिस्टिंग मिलती है ना, उसमें आपकी एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बट उस जगह पर एग्जिस्टेंस बनाना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत हेल लॉट ऑफ रिसर्च करना पड़ेगा। आपको अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो लोग टाइम टू टाइम क्या कंटेंट वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं और किस तरह का कीवर्ड रिच कंटेंट लिखा जा रहा है, और आपको उसको बीट करना होगा विद योर ओन कंटेंट। कोशिश कीजिएगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट ना हो, क्योंकि गूगल ने हाल फिलहाल में अपने एल्गोरिदम में ऐड कर दिया है कि अगर एआई जनरेटेड कंटेंट कोई भी होगा तो आपका वो पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक ही नहीं होगा। तो आपको ह्यूमन टच तो रखना ही होगा। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। जैसे क्विलबॉट काफ़ी फेमस टूल है, बट कोशिश करो कि आप कंटेंट राइटर से ही कंटेंट को लिखाइए। लिखवाने के बाद आप खुद से इसको भी चेक करो कि क्या वो कंटेंट सही से उसने लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लगरिज्म।
प्लगरिज्म चेकर के बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। जैसे वेबसाइट होती है, ये लिटिल बिट हैवी है बट आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल एसईओ टूल्स, इसमें आपको एसईओ से रिलेटेड छोटे छोटे माइक्रो टूल मिल जाएंगे। अब पहला ही टूल आपको यहाँ पर मिलेगा प्लगरिज्म चेकर। यहाँ पर जाकर आप अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट कीजिए। अगर आप फ्री मोड में काम करें तो यहाँ पर एक लिमिटेशन होगा 1000 वर्ड का, और अगर आप पेड मॉडल में इसके काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप अनलिमिटेड कंटेंट यहाँ पर डालकर उसको चेक कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कि कंटेंट क्या जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल में हम यहाँ से चेक करेंगे arena-multimedia.com। पर्टिकुलर किसी कोर्स की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह हमें मिल जाएगा लिखा उससे रिलेटेड। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और इस मैटर को हम प्लगरिज्म में जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 66 वर्ड टोटल इसमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप आई एम नॉट अ रोबोट को चेक कर लीजिएगा, चेक प्लगरिज्म पर क्लिक कीजिए। अगर प्लगरिज्म में हमारी ही वेबसाइट का रेफरेंस आता है, इट मीन्स कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ही कंटेंट है और हमारी वेबसाइट से आ रहा है। बट अगर किसी और ने इसको कॉपी किया होगा तो आपको वो यूआरएल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कंटेंट हमारी ही वेबसाइट से आ रहा है जहाँ से हमने कॉपी किया। बट अगर यही मैटर किसी और वेबसाइट पर भी आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि आपको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जब सेम कंटेंट दो जगह होगा तो डिवाइड हो जाएगा ट्रैफिक उस केस में। और एक चीज़ ध्यान रखना, गूगल का चेक करने का मेथड क्या है, किसने पहले पोस्ट किया, उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, उसके बेसिस पर भी जिसका कंटेंट पहले गया वो उसी को वैल्यू मिलेगा, आपको वैल्यू नहीं मिलेगा उस केस में, ठीक है। तो प्लगरिज्म को रिमूव करने का तरीका होता है, इसी में आप जाओगे तो ये रिमूव करने यानी इसको रिफ्रेश कर देगा आपके आर्टिकल को और वो चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो इसी ये मैंने क्यों बताया है, ये मैंने डेमो इसलिए दिया है कि कल को अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है कि जो कंटेंट राइटर उसके कंटेंट को डाल के फटाक से चेक कर लो। देखो, बीइंग ए एसईओ स्पेशलिस्ट हमारा ये काम नहीं कंटेंट को राइट करना। हर एक का रोल KRA जो होता है वो डिफाइंड होता है कि भाई किसका क्या काम है। अगर एसईओ पर्सन ये सारे काम करने लग जाएगा फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो हमारा काम है मैटर बताना कि क्या कीवर्ड होंगे, किसके अराउंड कंटेंट राइटर ने कंटेंट लिखना है, ओवर स्टफिंग नहीं करना है, लिमिटेड कीवर्ड के साथ प्ले करना है। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं वेबसाइट के जब कीवर्ड को प्लान करते हैं तो कीवर्ड पैराग्राफ की तरह भर देते हैं पीछे, जो कि बिल्कुल गलत है। गूगल कहता है एक पेज के ऊपर आप 6-7 मैक्सिमम कीवर्ड लगाओ, उसी में ही प्ले करो। ये नहीं कि आपने होम पेज है तो मेरे पास 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, मैंने सारा ही होम पेज में डाल दिया। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो 100 सर्विसेज के लिए आपको होम पेज पर लिखना भी पड़ेगा। इससे क्या होगा, होम पेज की लेंथ बढ़ जाएगी, पेज की लेंथ बढ़ेगी तो पेज का लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा, लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा तो अगेन एल्गोरिदम आपको इंटरनेट की रेस से बाहर कर देगा खुद से। वो कहेगा भाई पेज का टाइम जो है, लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, 2.5 सेकेंड्स अगर पेज एक्सेसिबल नहीं है तो फिर मैं ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जो आपसे जल्दी लोड होता हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक आप लूज़ कर जाओगे। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होम पेज को बनाते हैं बहुत लंबा, 7000 पिक्सल्स, 8000 पिक्सल्स, इतना बड़ा पेज होना ही नहीं चाहिए। देखो फ्लिपकार्ट से सीखो, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। अब यहाँ पर आज देखो इसकी डेट में यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई स्क्रॉल बार ही नहीं है। तो ये स्मार्ट मूव है, क्योंकि वेबसाइट को अगर मुझे इमीडिएट ओपन कराना है, देखो यहाँ तो चलो हो सकता है कि मेरा ये नॉर्मल ब्राउज़र है, इसमें इसकी हिस्ट्री कैशे सब सेव हो रखी है, बट एक होता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड में अगर हम इसको ट्राई कर रहे हैं ना, आप देखना फटाक से खुल जाएगा पेज, कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। तो अगर आपकी वेबसाइट इस तरह से रिस्पॉन्स करती है तो आपको डेफिनेटली रैंक मिलेगा। अब उसके साथ कंडीशन क्या है, ये तो हो गया स्पीड का गेम, आपने कितना वेल ऑर्गेनाइज करके अपने कंटेंट को रखा है, किस ऑर्डर में लगाया है, CTA वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन, ठीक है।
जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ ये स्लाइडर्स हैं। तो क्या स्लाइडर्स हम लोग हर एक वेबसाइट में लगा सकते हैं? अगेन इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो स्लाइडर वाला जो पार्ट होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट से ऑपरेट होता है और जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में ना हो, जितना कम उतना वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। दूसरा, उतना ही जावास्क्रिप्ट लगाओ जो मोबाइल यूज़र के पास भी चल जाए, क्योंकि मोबाइल में हर तरह का जेएस प्रोग्राम आप नहीं चला सकते हो, लिमिटेड चलता है। उस केस में क्या होगा, मोबाइल यूज़र को फिर प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ पर वो अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, अगेन पेज का लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा। तो बड़े ब्रांड क्या करते हैं कि वो वेबसाइट के साथ साथ बनाते हैं मोबाइल ऐप्स, और मोबाइल ऐप अगर किसी पर्सन के पास अवेलेबल है फिर लोडिंग का तो लोड ही खत्म हो गया ना, उसको लिख कर तो सर्च करना नहीं आपको, आप उसकी जेब में हर वक्त अवेलेबल हो। तो आपका ऐप होने से आप अपने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस को भी ख़त्म कर देते हो। अब जैसे फ्लिपकार्ट है भाई, उसका बिग बिलियन डेज जैसा कुछ इस वक्त चल रहा है, ठीक है, उसने ऑफर चलाया अपना, ये देखो द बिग बिलियन डेज बैक। तो आपने अगर फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया होगा अपने फ़ोन में, तो आप देखना आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन के थ्रू बताते हैं भाई इस वक्त किस पर डील चल रहा है, और विथ काउंटडाउन आ रहा होगा, उसमें लिखा होगा कि ये इतने टाइम के बाद ओवर हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट अपने एंड यूज़र को कैसे बता रहा है? पुश के थ्रू। उसको ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐड वो कहाँ चलाएगा? वो चलाएगा वहाँ पर जहाँ पर ऐड की कॉस्ट कम आए। जैसे आप स्मार्ट टीवी देखते हो, स्मार्ट टीवी में यूट्यूब वगैरह पे आपको ऐड दिखा देगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप डिज्नी हॉटस्टार जो भी आप देखते हो उनके बीच में आपको ऐड फीड मिलेगा, वहाँ से आप देख पाओगे। या फिर टीवी वगैरह के ऊपर वो थोड़ा बहुत अपना ऐड दिखा देगा, लेकिन उसको पता है कि जो मेरा एंड यूज़र है जिसने मुझे इंस्टॉल किया है उसको पता है कब कब सेल आती है, ठीक है। जैसे हमें पता है न्यू ईयर आने वाला होगा तब आएगा, दिवाली आने वाला होगा जैसे तब सेल्स अपना स्टार्ट हो जाएगी, एक दो बार चलेगी, या आपका होली का टाइम आएगा फिर सेल्स आपकी आएंगी, क्रिसमस का टाइम आएगा फिर ईयर एंड सेल आएगी। तो टाइम टू टाइम इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी प्लान की। स्ट्रेटेजी देखो किसी भी बिजनेस में बड़ी ज़रूरी है। देखो 2013-14 की अगर बात की जाए ना, तो फ्लिपकार्ट ने मोबाइल्स को वहाँ पर लिस्ट किया और सेल करना स्टार्ट किया। 13-14 में फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया। उन्होंने चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट किया, जैसे कि शाओमी, रियलमी, है ना, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं। अब इनके आउटलेट नहीं थे, इन्होंने क्या करा, इंडियन मार्केट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आप को लिस्ट किया फ्लिपकार्ट पर, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिवली। उसके बाद क्या हुआ, फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करने के बाद फ्लिपकार्ट ने कुछ उस तरह के ऐड वगैरह अपने बना दिए कि भाई ये इस दिन फ्लैश सेल हमारी स्टार्ट होगी, 5 मिनट के लिए होगी, और उन्होंने वहाँ से भर भर के यूनिट बेचना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, फ्लिपकार्ट ने अपने मोबाइल यूज़र को कैसे अट्रैक्ट किया, उन्होंने बोला भाई अगर आप वेबसाइट से खरीद रहे हो विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप सेम प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन पर खरीदोगे तो आपको एडिशनल 5 से 10% का मिलेगा डिस्काउंट। अब जो धीरे धीरे इंडियन जो ऑडियंस है वो ट्रेंड हो रहा था ई कॉमर्स के लिए, और मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ करता ही था, तो उन्होंने कहा चलो भी स्मार्टफोन लेते हैं, ऑफ़र यहाँ से मिल ही रहा है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मोबाइल फ़ोन खरीदवा दिया, और उसके बाद उन्होंने सबके फ़ोनों में, आपने देखा होगा बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन एंड्रॉयड में प्रीलोडेड मिलते थे, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था, पहले से डले हुए आते थे। तो ये होती है स्ट्रैटेजी कि कैसे आप डिफ़ॉल्ट यूज़र बना दो अपने आप एंड यूज़र को। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट का डेस्कटॉप पर ऐड आपको रेयर मिलेगा देखने के लिए। ऐड अगर दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप पर ये ऐड ना के बराबर दिखाते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल से समझे एसईओ की पावर को, जैसे हम यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च कर लें, जूसर मिक्सर, ठीक है, तो आप स्पॉन्सर जो ऐड देख रहे हैं, इस तरह का जो ऐड होता है इसको बोलते हैं शॉपिंग ऐड, यानी कि ये आपका शॉप किया जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखोगे फिलिप्स, विजय सेल्स, ठीक है, विजय सेल्स एक रिटेल चेन है, ठीक है, लोकेलिटी के हिसाब से इनके आउटलेट बने होते हैं, यानी कि इनकी फिजिकल प्रेजेंस भी है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Amazon.in, अमेज़ॉन ने अपना ऐड चलाया हुआ है। माई बोरोसिल जो कि मैन्युफैक्चरर भी हैं, उन्होंने अपना खुद का ई कॉमर्स बनाया हुआ है। कैन स्टार, इन्होंने भी अपना ई कॉमर्स आज की डेट में बनाया हुआ है, प्लस मैन्युफैक्चरर भी है प्रोडक्ट के।
स्पॉन्सर में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि ये हुआ हमारा सर्च ऐड, ये हुआ हमारा शॉपिंग ऐड। अब हम देखते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग में आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, लेकिन ये ऐड नहीं है, ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग जो हम लोग करते हैं गूगल वगैरह के ऊपर। नीचे आइए, ऑर्गेनिकली सबसे ऊपर कौन रैंक कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, और उसके नीचे कौन है, अमेज़ॉन। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेना, अमेज़ॉन उसके नीचे ही मिलेगा। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को बीट करने के लिए अपना सर्च ऐड अलग से चलाता है, इसलिए ताकि वो पहले क्लिक हो जाए। हाँ, होस्टिंगर बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करता है। ठीक है, अब आप देखो कि जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो ऑर्गेनिकली ऊपर हैं, जो मैन्युफैक्चरर है जैसे कैन स्टार हो गया, या फिर बोरोसिल का अगर आप देखोगे, फिलिप्स का देखोगे, वंडर शेफ, क्रॉम्पटन, ठीक है, सिंगर काफ़ी फेमस ब्रांड है, उषा, तो ये सब बाद में आ रहे हैं आपके। तो ये होता है बेसिकली एसईओ कि अगर आपने कंटेंट अपने प्रोडक्ट के ओरिएंटेड अगर लिखा है तो डेफिनेटली आप ऊपर आओगे। इसी वजह से अमेज़ॉन डेस्कटॉप पर भी ऐड चलाता है, जबकि पता है कि सर्चेज मोबाइल से ज़्यादा कमिट होती हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि फ्लिपकार्ट कहीं भी उसको बीट कर पाए। अमेज़ॉन के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, और इनकी सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। वहाँ से ये बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और अमेज़ॉन ही बेसिकली सबसे ज़्यादा एफिलिएट रन करता है मार्केट के अंदर। अगर आप एफिलिएट को समझते हो, एफिलिएट का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट और लिंक जो हमने डाली हुई चीज़ें, कोई पर्सन जिसके पास बहुत अच्छा ट्रैफिक है, मे बी उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकती है, मे बी उसने कोई वेबसाइट इस तरह का बनाया हो, वो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट को उठा के लिस्ट करेगा और अपनी पॉपुलैरिटी के चलते वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। जिससे क्या होगा कि मुझे अपने पास ना तो कोई इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ रहा है, और मैं डायरेक्टली वहाँ से वो प्रोडक्ट सेल कर पा रहा हूँ और बीच का कमीशन में कट ऑफ ले पा रहा हूँ। कोई सरदर्द नहीं, कोई डिलीवरी का मुझे ट्रैक नहीं करना है क्या है क्या नहीं, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, सीधे यूज़र को रिडायरेक्ट करा दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ एक छोटा सा आर्टिकल सर्च करें, बेस्ट एयर कंडीशनर इन इंडिया 2025, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि बजाज फिनसर्व ने अपना कुछ यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है, इसके ऊपर ओपन करेंगे, फिर कुछ स्पॉन्सर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अमेज़ॉन, क्योंकि एयर कंडीशनर का जिक्र आ गया तो वो टॉप 10 एयर कंडीशनर समथिंग करके कुछ आपको दिखा रहा है। फिर स्पॉन्सर में हम क्या देख रहे हैं, रिलायंस डिजिटल, फिर अगेन आपको यहाँ रिव्यू का मिल रहा है, फिर क्या क्रोमा वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई देगा, फ्लिपकार्ट यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर, फिर क्या रेडिट, क्लिक करो, ठीक है। अब रेडिट क्या है, एक फोरम है, यानी कि जहाँ से हम लोग रिव्यूज़ वगैरह लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, क्लिक करिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से देखो किसी एसी के बारे में इन्होंने डाइकन का जिक्र किया है। तो ये ऐसी वो है जैसे एक कोरा साइट होती है, कोरा के ऊपर भी फोरम है, क्वेश्चन आंसर्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जाके अपने वहाँ पर आप आंसर वगैरह कर सकते हो चीज़ों का। यहाँ पर देखोगे आप तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखाई देंगे, जैसे हिटाची का ऐड किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। जैसे एक यहाँ पर पाई इंटरनेशनल ने एक आर्टिकल अपना लिखा हुआ है, तो इस तरह से सभी ने अपने अपने आर्टिकल यहाँ लिख कर डाले हुए हैं। अब हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं, थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लेते हैं, हम कोई आर्टिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं, हो सकता है फर्स्ट पेज पर ना मिले, आपको सेकंड पेज पर मिल जाए देखने के लिए, तो सेकंड पेज की तरफ मूव करेंगे। हाउस ज्ञान के नाम से हमें एक साइट मिली है, इसको ओपन कर लो। एक YouTube का हमें लिंक मिल रहा है, इसको भी ओपन कर लेंगे। मिंट, ठीक है, मिंट हिंदुस्तान टाइम्स का बेसिकली पार्ट है, और इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह में नहीं करना है, चलिए तो बैक कर दीजिए इसको, आर्टिकल पर रहते हैं।
सभी लोग एसी खरीदने से पहले तो यहाँ पर एक हैं विनीत मल्होत्रा जिन्होंने एसीज को रिव्यू किया है इसके अंदर। इनके डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर्स ऑन एसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिंक्स आपको कौन से दिख रहे हैं? अमेज़ॉन, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, रिव्यू करा। रिव्यू करने के बाद पता भी आज की डेट में भी जितने भी आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इनको बोलते हैं मार्केट प्लेस, जहाँ पर एक नेम के अंडर में हम मल्टी ब्रांड में डील कर रहे हैं। भाई फ्लिपकार्ट से आप LG का भी ले लो, सैमसंग भी ले लो, वोल्टास भी ले लो, डाइकन भी ले लो, हायर भी ले लो, हाइसेंस भी ले लो, सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप अमेज़ॉन पर देखो वहाँ पे आपको मिलेगी। प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, कोई ऑफर टाइम चल रहा है, जैसे अभी बिग बिलियन डेज चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके बाद में अमेज़ॉन भी कोई ना कोई डील लेकर आएगा, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि ये हेड ऑन आते हैं दोनों एक साथ। बट हमेशा दोनों एक दूसरे को प्ले करने का मौका देते हैं, क्योंकि अगर दोनों ने एक दो बार ट्राई किया है तो उस क्लैश के चक्कर में दोनों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं उस चक्कर में। तो अब इन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया कि अच्छा ठीक है, इसने 5 to 6 डेज अपना चलाया, तो उसके बाद में फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। और कई हज़ार करोड़ का बिजनेस ये लोग कर डालते हैं उस सेल के अंदर, बहुत तगड़ा रेवेन्यू निकालते हैं लोग। इसमें क्या बेनिफिट आता है इनको, जैसे किसी कंपनी का, जैसे मान लो कि भाई 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट सीजन एंड होने चला, तो पूरा का पूरा स्टॉक निकलवा देते हैं प्राइस कम करा के। देखो क्या होता है ना, हर एक प्रोडक्ट पर एक चीज़ मेंशन होती है विच इज़ कॉल्ड MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दैट इज़ अ मैक्सिमम, यानी कि उसका मतलब ये नहीं कि वो उतने पैसे का है, वो हद मार के उतने तक बेचा जा सकता है, बट उसमें मार्जिन होता है। अगर मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू जा रहा हूँ तो मुझे हर जगह कट ऑफ देना होगा। अगर मैं डायरेक्ट बीइंग फ्लिपकार्ट सीधे फैक्ट्री से डील कर रहा हूँ, तो यानी कि वो मीडिएटर हट गए ना बीच में, तो आपकी वो कॉस्ट हट गई ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी की। तो क्या होगा कि सीधे सीधे हमने आपसे लिया, तो मैंने आपका जो प्रोडक्ट आपने 50,000 लिखा हुआ है, तो आपका 45,000 का आपने लिखा, मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी से कांटेक्ट किया, उनको बोला, उनकी EMI वगैरह बन जाती है, हर किसी का बजट नहीं होता, तो वो नो कॉस्ट EMI निकालते हैं। फिर वो क्या होता है, 9 महीने के बाद वाली भी चार्जेस वगैरह लगा देते हैं, उनका भी अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, इधर उनके भी टारगेट पूरे हो गए, इधर हमारा भी गोल पूरा हो गया, कंपनी का भी स्टॉक निकल गया। तो इस तरह से ये लोग प्ले करते हैं। अगर आप देखोगे किसी भी ब्रांड में, जैसे मैं अगर LG का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, LG एयर कंडीशनर, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे 1.5 टन में अगर हम लोग आते हैं, तो एक AC देखो यहाँ पर 2024 का मॉडल है, ठीक है, 78,990। अब ये देखो 2025 ढूंढ के निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, देख रहे हो। अब इसी के अंदर आपको ईयर सिलेक्शन भी शायद मिल जाए, देख रहे हो कौन सा ईयर का लेना चाह रहे हो, 2022, 23, 24, 25 सब है। फिर उसमें स्टार रेटिंग, तो देख लो कि इतना बैकलॉग पड़ा हुआ है कि अभी ब्रांड के पास कि 22 तक का भी स्टॉक क्लियर नहीं है। अब अगर मैं 1.5 टन 3 स्टार अगर मैं यहाँ जाता हूँ, तो देखो 2023 का 1 टन सबसे पहले बिकता है इनका, ठीक है। मैं यहाँ पर 1.5 टन 3 स्टार पे जाता हूँ, 44,500, ठीक है, इसका कॉस्ट आ रहा है। और जो लेटेस्ट वाला है वो कितना है, 46,990। तो यानी कि जो प्राइस ओरिएंटेड होते हैं, देखो AC में कोई ज़्यादा मेजर चेंज आता नहीं है, लिटिल बिट ये बटन इधर का उधर कर देते हैं। ध्यान रखना, जितना लेटेस्ट लोगे उतना कम चलेगा, लाइफ स्पैन कम होगा, क्योंकि पार्ट्स उतने ज़्यादा ना इफ़िशिएंट कर दिए जाते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे, पुरानी कार्स ज़्यादा चलती थी, नई कार्स 15 साल की लाइफ होती है, पूरी भी नहीं कर पाती। बहुत कोई अच्छा पर्सन है जो मेंटेन कर रहा है तो वो लंबी चले, अदरवाइज नहीं चलें। जैसे कि अभी आप देखोगे BS6 में जब डीजल्स कार आई, तो आप देखोगे DPF फिल्टर जो होते हैं वो इतने चौक हो जाते हैं, गाड़ी रीजनरेशन मोड में चली जाती है, स्टार्ट करके कार्बन वो रिलीज़ कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया जान की ऑप्टिमाइजेशन लगा दी गई। पहले कुछ ऐसा था नहीं, तो वो गाड़ियाँ 35-35 साल चली थी। अब गाड़ियों की वजह से 2-3 साल में हालत ख़राब हो जा रही है। उसके बाद में फ्यूल सिस्टम ऐसा बना दिया E20, जो कि रिफ्यूज़ हो गया। E20 की वजह से जो गाड़ी 15 साल चलती भी, उसमें कोरेजन इंजन की लाइफ, वो सारी चीज़ें, अब 27 का कुछ मॉडल लेकर आ रहे हैं कि E27 रिलीज़ करेंगे मार्केट के अंदर, और तगड़ा ब्लेंड। अब सोचो कि 2022 में BS6 आया था, फिर BS6 का फेस लिफ्ट आया था फेस 2 के नाम से। तो जो फेस 2 वाली कार से वही सिर्फ E20 फ्यूल के साथ कंप्लाइंस है, अदरवाइज नहीं चल सकती। अगर किसी ने BS6 गाड़ी में डलवा लिया
तो भाई साहब उसके तो लग गए, वो जाके बेचारा सर्विस ही कराता रहेगा बैठ के उसकी। एक एक 5-6 महीने नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे बड़े खतरनाक होंगे। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप पुरानी मशीन लोगे ना वो ज़्यादा अच्छा चलेगी। नई वाली मशीन को देखते हो ना, हर साल ये क्या करते हैं, उसके अंदर यूनिट्स घटाते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे मारुति की कार से ज़्यादा माइलेज लेना है, हल्की भी तो बनानी पड़ेगी। और अगर मुझे सेफ्टी वगैरह पर ध्यान देना है तो मुझे उसके अंदर बॉडी बिल्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली सी बट ऑब्वियस कि उसका वेट इंक्रीज होगा। तो डिफरेंस यहाँ आ जाता है। तो वही चीज़ है, जितना आप सोचो कि भाई ये नया वाला मॉडल कम ले रहा है, वो स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन वो ध्यान रखना इन्वर्टर जैसी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करें, ये एक टाइम पर जब ख़राब होती है तो ये उतना ही पैसा लग जाता है रिपेयर में जितने का नया आ जाता है। 15-20 हज़ार रुपये की इसकी पीसीबी आती है, या फिर इसकी एएमसी लो। जब तक आप एएमसी करोगे 4-5 साल, उसका अरे यार 5 साल में खराब नहीं, अब क्या होगा, तभी ख़राब होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करो कि पुरानी अगर मशीन मिल रही है उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी आपको। इसलिए स्मार्ट जो एक्सपर्ट लोग हैं एसीज़ के अंदर, वो हमेशा कहते हैं कभी भी 5 स्टार मत लो, हमेशा 3 स्टार लो। 5 वो ले जिसका नॉन स्टॉप चलना है, जिसको सोना ही सिर्फ रात रात में है। तो 5 स्टार का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक आप उसके 5 स्टार को रिटेन करने की कोशिश करो तब तक आप उठ जाओगे सुबह 8 घंटे में, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। तो वो उनके लिए सही है जो 24/7 चल रहा है। जिनका 24/7 नहीं है, 7-8 घंटे का सिर्फ यूजेस है रात रात में, 3 स्टार ले लो, 2 स्टार ले लो, सस्ता भी मिलेगा, ज़्यादा भी चलेगा, सीधा सा फंडा है। तो ये हमने बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि एफिलिएट किस तरह से काम करता है। एफिलिएट के केस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बस क्या चाहिए, एक आपकी सॉलिड सोशल मीडिया प्रोफाइल, अगर आप सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो, या फिर आपकी एक अमेजिंग वेबसाइट्स जहाँ पर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करा के उसको सेल कर सकते हो। और इसी में आज के डेट में आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो, एक नया टर्म चला ड्रॉप शिपिंग, वो भी कुछ वैसा ही है। ठीक है कि भाई मान लो कि मेरे पास एक पर्सन है जिसके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, ऑन बिहाफ मैंने एक वेबसाइट सेटअप किया, जैसे ही मेरे पास ऑर्डर रिसीव होगा मैं पूरा उसको सप्लाई कर दूंगा, और वो बेसिकली उसका सारा कुछ हेडक रहेगा, सारा कुछ वो काम करेगा, मेरा कोई रोल नहीं, मैं मीडिएटर हूँ, मैंने लिया आगे दे दिया। इससे अगेन मेरे को एक सर दर्द नहीं है, आया सामने वाले को दे दिया, वो अपना उसको पैकेजिंग डिलीवरी, ना मुझे कोई स्टाफ रखना, ना मुझे कोई वेयर हाउस बनाना, ना मुझे इन्वेंट्री मैनेज करना है, कुछ नहीं। तो आज की डेट में ये सब चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग है। तो करोल बाग जैसे मार्केट जो है ना भरे पड़े हैं, जिसके बिज़नेस वगैरह करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर चीप एंड बेस्ट में। जैसे आप देखोगे इंडिया में जैसे एक है ना काफ़ी फेमस हो गया स्टोर आउटलेट विच इज़ DIY। हाँ ठीक है, तो ये देखोगे मिस्टर DIY, ये काफ़ी फेमस है। सारे प्रोडक्ट चाइनीज़ है इसके अंदर टोटल। ठीक है, इन्होंने यहाँ के फेस वैल्यू लिया, बढ़िया से उनको पैकेजिंग वगैरह कराया, लिस्ट कराया, और धड़ल्ले से सामान बिक रहा है, और टोटल चाइनीज़ सामान है। आप पीछे अगर एक एक प्रोडक्ट उठा के देखो, सब में चाइनीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। देखो ऐसा नहीं कि चाइना की क्वालिटी ख़राब है, चाइना बदनाम इसलिए कर दिया इंडिया के अंदर क्योंकि चाइना से जब कोई पर्सन अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो कहता है भाई मेरे को सेम फ़ोन बना दो, ठीक है, लेकिन इस बजट में बना दो। चाइना कहता है आप जो बजट बोलोगे मैं उतने में सेम टेक्नोलॉजी डाल दूंगा, बस उसकी लाइफ स्पैन जो होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो चाइना से आप देखो तो मोस्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और सबसे चीप क्वालिटी के भी बन रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप बीच का अपना कितना कट ऑफ रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि एंड यूज़र आपके प्रोडक्ट पर जो अट्रैक्ट होता है, फैसिनेट होता है, वो सेम भी मैंने इंटरनेट पे देखा, वो सेम चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है, बट ड्यूरेबिलिटी उसको बाद में यूज़ करने के बाद पता चलती है। तो इसलिए अगर आप देखो अभी जैसे हाल फिलहाल का अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो जैसे देखो टैरिफ का वॉर चल रहा है आजकल एक, है ना। तो जैसे अभी PM मोदी चाइना ही गए हुए हैं, वहाँ पर वो चल रहा है उनका, और पुतिन भी वहाँ पर है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। ये इधर के एशिया के 3 लोग एक हो गए तो उधर उसकी हालत ख़राब होगी US की। तो माइंड गेम है सारा का सारा कि अच्छा भाई ठीक है भाई, तुम अगर उधर से टैरिफ लगा रहे हो तो बात खत्म। भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास? हमारे पास, चाइना के पास। ठीक है, तो कहते फिर हम आपस में डील कर लेते। भाई इंडिया में अगर आप आज की डेट में देखोगे जितनी भी कार्स या बाइक्स हैं
उसके अंदर जो आप ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखते हो या एनिमेशन में जो DRL आप देख रहे हो, ये सब कहाँ से आ रहा है? सेमी कंडक्टर का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। अब इंडिया में पहली फैक्ट्री शायद गुजरात में जो स्टार्ट हो गई है, उसको फ्लैग मिल गया है, अब वो बनाना स्टार्ट की, तो शायद कॉस्ट और ये इस तरह की कार्स वगैरह की कम हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो बीच में क्या था, महिंद्रा ने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी निकाली जिसमें एनिमेटेड DRL थे, फिर बीच में शॉर्ट हो गई सेमी कंडक्टर चिप, तो क्या हुआ, बाद में फिर से वो बंद कर दिया उन्होंने, डिसकंटिन्यू कर दिया। पैसे उतने ही ले रहे हैं जितने पहले एनिमेटेड DRL में थे, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दिया। और DRL का इतना बेनिफिट हो जाता है कि डे रनिंग लाइट में आप देखते हो, जैसे टाटा की DRL है, उसी में वो इंडिकेटर भी कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर की डिमांड ज़्यादा है कि अलग अलग आपको लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हो सेम चीज़ में। हेलोजन के केस में क्या था, आपको अलग अलग स्पेसिफिक स्पॉट बनाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा लाइट बड़ी हो जाती है, वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब मॉडर्न जो फेसलिफ्ट आ रहे हैं कार्स के, बड़े अग्रेसिव हैं। वो अग्रेसिव इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि उतना हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मिनिमलिस्टिक काम हो जा रहा है। एक और नाम है चाइनीज़ ब्रांड का, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप मॉल वगैरह में जाओगे तो बाकायदा उनके स्टोर पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, काफ़ी उसमें मिल जाएगा आपको। मैं एक बार देखूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका भी। हाँ नहीं, वो तो प्रॉपर चाइनीज़ स्टोर है, फ्रेंचाइजीज है यहाँ पर उसकी सारी की सारी, बाकायदा उन्होंने चाइनीज़ में ही लिखा है, और फिर उन्होंने यहाँ के इंडियन ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए उस तरह से उसको डिफाइन किया है। बट हाँ, DIY का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, बहुत ही स्टडी प्रोडक्ट है इनके, मतलब क्वालिटी ज़बरदस्त। ये ऐसा नहीं कि कोई हल्का फुल्का सामान उठाया और बेच दिया इन्होंने। और बहुत रैपिडली ये फटाफट से अपना बनाते जा रहे हैं। एक और है यहाँ पर IKEA, आप अगर FM वगैरह पर अवेलेबल हैं या फिर आप YouTube वगैरह चलाते हैं तो आप देखना IKEA के आपको बहुत मिल जाएंगे, ये भी कुछ वैसे ही है। अब ये सोचिए आज की डेट में इंडिया में जो ये कस्टमाइजेबल फर्नीचर्स वगैरह हैं, जो कलेप्सिबल फर्नीचर है, कि वो टेबल अभी छोटा हो गया, घर में गेस्ट आए तो एक्सपेंड हो गया, वो सारा का सारा जो फिटमेंट है, जो हार्डवेयर उसमें यूज़ हो रहा है, वो सब चाइना से इम्पोर्टेड है, सब चाइना से ज़्यादा कर लेकर आ रहे हैं। देन उसके बाद उस तरह के मॉड्यूलर फर्नीचर, जो बेड देखता वॉल पर सेट हो जाता है, बाद में आप उसको रात में ओपन कर लेते हो, सोफ़ा कम बेड, उस तरह की चीज़ें। सोफ़ा कम बेड तो चलो हमारे यहाँ बहुत पहले से अवेलेबल है, जो मॉड्यूलर बेड है कलेप्सिबल, जो वॉल पर ही फिट रहते हैं, उस तरह के, उसमें भी डेकर्स वाला है कि नीचे उसमें 2-3 फ्लोर हैं उस बेड के अंदर, तो वो उसकी जो हार्डवेयर जो मैकेनिज्म है, जैसे एक होता है ना दीवार, जो हम लोग बेड बनाते हैं स्टोरेज वाले बॉक्स बेड, उसमें बड़ा मेहनत लगती है। फिर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोलिक्स उसमें सिस्टम लगा दो, तो हल्का सा खींचा हुआ हाइड्रोलिक अपना आप उसको लिफ्ट कर देता है ऊपर। तो ये सारे हार्डवेयर आइडियाज़ जो है ना, वो सब वहीं से आए हैं। जैसे ये अभी आजकल देखोगे आप, ये स्लीप के अंदर ये ऑर्गेनिक चेयर जो आपको इस तरह की देखने के लिए मिल रही है, गेमिंग चेयर वगैरह, सारा हार्डवेयर वहीं से आ रहा है, टोटल एक एक चीज़। तो पहली चीज़ ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कोई अपनी वेबसाइट बनाएं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप इतना लेमन लैंग्वेज में लिखो कि किसी को एक तो पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, और यूज़र सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने अपना कंटेंट अपनी पसंद के हिसाब से लिख दिया और टारगेट ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा है। भाई इंग्लिश में किसी बात को बहुत आसान तरीके से भी कहा जा सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। तो कोशिश करें बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज, क्योंकि आपने नहीं पढ़ना, आपको तो पता ही है अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, एंड यूज़र कितना अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके आगे वर्ड ऑफ माउथ बन सकता है आपके लिए, उस चीज़ पर बहुत फोकस करना है। जितना सिंपल कंटेंट होगा, एल्गोरिदम उतना जल्दी आपके कंटेंट को कैच करेगा, क्योंकि गूगल कभी नहीं कहता कि आप कंटेंट को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, कंटेंट को इतना सिंपल बनाओ कि गूगल का एल्गोरिदम भी इसको समझे और वो अपने आप आपको लोगों के सामने पहुंचा दे। देखो गूगल में दोनों तरीके से सर्च होता है, आप हिंदी में बोलोगे तो भी सर्च हो जाएगा, इंग्लिश में बोलोगे तो भी सर्च हो जाएगा। खैर अभी तो हाल फिलहाल में जेमिनी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्चेस से पहले अपना AI डेटा दे देता है ऊपर कि ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट यूजर्स टेंड टू ट्रस्ट द फ्री और ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स मोर
एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी पेड और सब्सक्राइब लिस्टिंग। आज की डेट में एंड यूज़र इतना वेल अवेयर है, खासकर यंग यूथ की, उन्हें पता है भाई ऊपर वाला जो पार्ट है वो पेड वाला है, तो उसको स्किप कर देगा ऑटोमेटिकली। वो ढूंढेगा वो वाला पार्ट जो मोस्ट रिलेवेंट होगा, उसी पर ही वो टैप करेगा। नेचुरल सर्च रिजल्ट लिस्टिंग occur प्योरली ऑन सर्च इंडेक्स। जितने भी आपकी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट होती है वो डिपेंड करता है इंडेक्स। अब इंडेक्स को कैसे पता लगाया जाए कि कोई प्रोजेक्ट गूगल में इंडेक्स्ड है या नहीं, तो आप URL के आगे साइट कॉलिंग लिख दो और आपको पता चल जाएगा कि वो लिस्टेड है या नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा साइट कॉलन और किसी भी ब्रांड का नेम, तो क्या दिखता है, ये सारे हमारे, एक मिनट दीजिएगा, हेलो, हाँ जी, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि गूगल में वो इंडेक्स है या नहीं। देखिए, वेबसाइट बनाना एक अलग चीज़ है, उसको गूगल में इंट्रोड्यूस कराना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के लिए बेसिकली एक टर्म होता है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब आप यहाँ देखो, जैसे कार में एक डैशबोर्ड होता है ना, इन द सेम वे आपको यहाँ पर भी एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है, और इस डैशबोर्ड में आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं जिनका अपना अलग अलग एक पर्पज़ है। अगर हम ग्रीन में लैंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट परफेक्ट है। अगर हम ऑरेंज में लैंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ लैंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है हमारी वेबसाइट को, और ये हमारे स्टैट्स को दिखाता है ये वाला पार्ट। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं। ये एसईओ पर्सन और जो डेवलपर्स होते हैं दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों को ये पार्ट आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वेबसाइट स्लो हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें एसईओ का तो कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि डिज़ाइनिंग में कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है, उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। अब डिज़ाइनिंग का फॉल्ट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ इमेज को वेल ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, हैवी इमेजेस हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक इमेज है, तो गूगल सर्च कंसोल जो बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक इमेज अवेलेबल है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से ओपन करता हूँ, तो आप देख रहे हो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ है, बट यहाँ पर ये काफ़ी स्मॉल साइज़ में अवेलेबल है, ठीक है। देखो, अगर इतना बड़ा इमेज को आप छोटा करके फिट कर देते हो विड्थ हाइट डाल के, तो ये आ तो गया यहाँ पर, लेकिन इसका साइज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। अभी तो क्या ये एक इलस्ट्रेशन है और ऊपर से SVG है। SVG मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये चल जाएगा। बट अगर ये कोई फोटोग्राफ है जो कैमरा से प्रोसेस हुआ है इमेज, अगर इतने बड़े इमेज को आप छोटा करके यहाँ वेबसाइट में लगा रहे हो, तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ख़राब होना तय है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप कोशिश करें जिस एरिया में जितना बड़ा इमेज रिक्वायर्ड है, उतना ही बड़ा इमेज प्रोसेस करके लेके आओ अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट लाइट वेट रहेगी। अब हो सकता है कि एक वेबसाइट डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों पर चलती हो, तो आपको वही सेम ग्राफिक 3 अलग अलग साइज़ में बनाना पड़ेगा। मोबाइल के लिए मोबाइल वाला साइज़, टैबलेट के लिए टैबलेट वाला साइज़, डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप वाला साइज़। हाँ, इवन अगर डेस्कटॉप से भी बड़ा है, जैसे लाइक 4K टीवी, तो उसके लिए भी अलग इमेज बनाओ, सो दैट कि जो आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं वेबसाइट को बनाने के लिए, जैसे कि बूटस्ट्रैप, तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करे डिस्प्ले के साइज़ को और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इमेज ऑफर करे। अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लाइव दिखाऊं, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगा इसके साथ। ये एक साइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट, ये बैनर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी वाइड है, यानी कि इसकी हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ क्रोमा, जो कि टाटा का अपना खुद का एक ब्रांड है। आप यहाँ देखो, बैनर काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, बल्कि है ना, काफ़ी बड़े बैनर देख रहे हो आप। नो डाउट प्रोडक्ट बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, बट
प्रॉब्लम क्या है ना कि इतनी बड़ी इमेज का अपने लोडिंग टाइम होता है, ठीक है, जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ख़राब करेगा। अब यहाँ देख रहे हो ये पूरा आ भी नहीं रहा, देख रहे हो इतना पार्ट फिर भी कट रहा है नीचे। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे यही नहीं पता आगे अपकमिंग कितनी इमेजेस और हैं, जबकि जिस मॉनिटर पर हम देख रहे हैं ये मेरा मॉनिटर फुल एचडी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो है वो फुल एचडी मॉनिटर का ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। ये एक 4K स्क्रीन है जो हम लोग उधर देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इसके साथ एसोसिएट है तो वो भी फुल एचडी पर ही अभी रेंडर अपना दे रहा है हमें। फ्लिपकार्ट के केस में आप देखोगे बहुत स्मार्ट, आप पूरा विजुअल ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसा पार्ट है जो कट रहा है इसके अंदर कहीं? नहीं है ना। इसी को बोलते हैं प्रॉपर डिजाइनिंग, यानी कि उन्होंने स्क्रीन में उतना ही कंटेंट रखा जितना दिखाई दे। इसमें कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है हाइड एंड सीक वाला कि कोई आधा नीचे से ऊपर झांक रहा है स्क्रीन में, तो यूज़र क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो कभी भी ऐसा वेबसाइट का हीरो सेक्शन प्लान मत करो जहाँ पर नीचे से कुछ निकल के आ रहा हो, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा इसका बेनिफिट, मैं अपने ऑफर्स भी रन कर पा रहा हूँ, साथ में बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी को भी मैं दिखा पा रहा हूँ इसके अंदर। हो सकता है किसी को कैमरा लेना हो, किसी को बड्स लेना हो, किसी को मॉनिटर, प्रिंटर, यहाँ पे प्रोजेक्टर तो मेजर क्लिकेबल्स मेरे पास अवेलेबल है। अब हम इमेज को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ से इमेज को ओपन किया इन न्यू टैब, ठीक है। अब हमने मान लो कि ये इमेज अपनी वेबसाइट में लगाया और यही इमेज मैंने गलती से टैबलेट में और मोबाइल में भी लगा दिया, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे? प्रॉब्लम ये आएगा, इमेज स्क्वीज हो जाएगा इस तरह से। अब जब ये इस तरह से स्क्वीज हो जाएगा तो क्या आप मैटर को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, यानी कि रीडेबिलिटी किल हो गई। फ्लिपकार्ट बहुत स्मार्ट है इस मामले में। वो क्या करता है कि भाई मैं किसी भी यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब ही नहीं होने दूंगा। देखो मैं सिमुलेट करूंगा मोबाइल के ऊपर, आप देखिएगा जो आपकी बैनर की इमेजेस होंगी ना वो उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। देखो स्क्वायर बैनर हो गया और वहाँ पर पहले हमें क्या आ रहा था, वाइड बैनर। तो मोबाइल के लिए अलग है और इनका डेस्कटॉप के लिए अलग है। और यही सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि मोबाइल पर मोबाइल के हिसाब से, डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप के हिसाब से। ये नहीं कि एक ही इमेज को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं हर एक स्क्रीन में, तो काम तो हो जाएगा बट वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इमेज पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपका वो रीडेबिलिटी किल होना तय है, ठीक है। तो इंडेक्स चेक करने का तरीका समझ आ गया। आपने किसी भी डोमेन को, जैसे क्या होता है कई बार जब हम लोग किसी एजेंसी में काम कर रहे होते हैं ना, तो जब आप किसी मीटिंग के लिए जाते हो, आप क्लाइंट रिसर्च करते हो, तो आप उसको ऑफ़र करने से पहले पूरा होमवर्क करके जाओ अपना। ऐसा ना हो कि आप अप्रोच करने चले गए और आपको बाद में पता चल रहा है कि भाई आपने उसको चेक ही नहीं किया जल्दबाजी में। तो क्या होता है, वो वन साइडेड आपका अजम्पशन है कि भाई मैंने अपना काम पूरा कर लिया, बस हम जाके क्लाइंट को इम्प्रेस कर देंगे, ऑनबोर्ड कर देंगे। जैसे मेरे अरीना ब्रांड के मैं अगर एक एग्जांपल हूँ, तो जब मैं दिलशाद गार्डन ब्रांच अपना देखता था तो मेरे पास एक कंपनी आई एडवर्टो के नाम से, काफ़ी फेमस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और वो मुझे आके कहते हैं कि सर हम आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे, आप हमारे साथ अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि सर अपना डोमेन बताइए क्या है, और मैंने उनको चेक करके उनको ही दिखा दिया कि सर आपकी तो खुद की स्लो, मेरी कैसे फास्ट करोगे आप। तो बेचारा वो कॉन्फिडेंस एकदम से उसका गड़बड़ हो गया कि भाई उसको ये लगा कि भाई शायद हम ही जानते, बाकी लोगों को पता नहीं है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोच के जाना चाहिए, हो सकता है कि कोई आपको सीधा इंसान मिल जाए, हो सकता है कभी आपको आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए जो आपको उल्टा समझा दे, भाई साहब खुद क्या करो कि पहले अपना सही करो सीधी सी बात है। तो फिर वो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो करते, वो घुमाने की कोशिश करता है, जस्ट मतलब कि किसी भी तरह से कन्वर्ट हो जाए चीज़ें। बट कन्वर्ट कैसे हो सकता है जब मैं उस चीज़ के अंदर ऑलरेडी मास्टर हूँ और आप मुझे ही सिखा रहे हो कि ये हो जाएगा, इसमें ऐसा कर देंगे। मैंने कहा सर आपका होमवर्क सही नहीं है, आपको चेक करके कहते हैं हम आपकी सोशल मीडिया अकाउंट बना देंगे। मैंने अपने चेक किए, मेरे हैंडल सही की नहीं है, मेरे सारे हैंडल्स लाइव है। तो मैंने ऐसे नहीं होता, मैंने आप जब भी किसी के पास जाओ मैंने उनको सिखाया, भाई देखो मैं एक ट्रेनर हूँ, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको सिखाना मेरा फ़र्ज़ है कि आप कहाँ गलत हो। आप अधूरी रिसर्च, बस आपने सर्च किया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें गलती से एक इंस्टीट्यूट मिल गया था जिसका कुछ भी नहीं था, उन्हें लगा कि शायद बाकी भी ऐसे होते होंगे, वो उनकी गलती हो गई, वहाँ वो फंस गए बेचारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा
प्रॉपर रिसर्च करो, टाइम लो, चाहे एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन अपना होमवर्क पूरा करके जाओ। ऐसे ही जब हम उनके लिए काम कर रहे थे, एक हमारे ना उसमें साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सतमोला का प्लांट है, ठीक है। तो सतमोला आपको पता होगा, जैसे उनकी ना गोलियाँ आती थी, उसके नाम से बड़ी फेमस थी वो। लेकिन अगर आप देखोगे बीकानेर बीकानो की तरह उसकी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देख रहे हैं आप सतमोला। अब ये नमकीन वगैरह सब चीज़ें अपनी बनाते हैं। ये देखो ऑनलाइन सतमोला.com, ठीक है। तो हम इनका पूरा मैनेज कर रहे थे, ये 2020 की पैंडमिक की बात है। तो हम वहाँ पर मीटिंग के लिए थे और इत्तेफाक से वहाँ पर एक एजेंसी आती है मीटिंग के लिए। तो उन्होंने भी बुला लिया कि चलो देखते भी ये क्या अलग बताते हैं, जो वहाँ के फाउंडर हैं। वो कहते कि सर आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हो, हम आपके लिए ई कॉमर्स बना देते हैं। तो वहाँ भी सेम गेम। वो कहते कि आपने कहाँ देखा कि हमारा ई कॉमर्स नहीं है। एक्चुअली वो सर्च करते सतमोला.com और इनका डोमेन था online.satmola.com, ठीक है। यहाँ गेम उल्टा बढ़ गया। वो बेचारे वो झेप गए 2 मिनट में कि सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं। तो कई बार ना मीटिंग हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन आधी अधूरी रिसर्च ना ले डूबती है इंसान को। यहीं पर इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। आप क्या रिसर्च करके जा रहे हो, क्या प्लानिंग करके जा रहे हो, प्लानिंग, प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी सही होना बड़ा ज़रूरी है। पता है नहीं, बस आपने सीनियर को बोला भी ठीक है चलते हैं और जाके अप्रोच कर ले। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा जो लोग भाग दौड़ कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग में लोग थे। कुछ एजेंसियाँ नई बन रही थी जो आ रहे थे इस चीज़ के अंदर भी, चलो कुछ काम नहीं बचा, यही वाला काम कर लेते हैं, जिनके बिजनेस ठप्प पड़े उनको उठा देते हैं, ऐसा कर लेंगे। नहीं चला नहीं चला कोई बात नहीं, पैसे तो मिल ही जाएंगे ना पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इस तरह की चीज़ थी। तो एक हमारे क्लाइंट और थे पंकज जैन, हम उनको भी सर्विस दे रहे थे। वो हैं इधर शादरा में, वो बनाते हैं एल्फी प्राइम प्रोडक्ट। एल्फी जो फेविक्विक जैसे नाम होता है ना, फेविक्विक आता है उसमें जो आपका पीडीलाइट के अंडर में, और एल्फी जो बहुत पुराना ब्रांड है। तो एल्फी की भी बड़ी कमाल की अपनी एक स्टोरी है। एल्फी कैसे बना, तो पंकज जैन जो हैं, जो आज की डेट में कंपनी को टेक केयर करें, उनके फादर साहब जो हैं, जो कि मेरे को ना केस स्टडी इकट्ठा करने में बड़ा मज़ा आता है भाई। किसी प्रोडक्ट का ये तो पता चले ना ऑरिजिनेट कैसे हुआ वो चीज़। तो वो कहते हैं कि हमारे फादर साहब ना सिंगापुर गए थे। अच्छा, सिंगापुर में बीच पे वो घूम रहे थे, तो बीच पे पानी था, उन्होंने स्लीपर पहने हुए थे। अब क्या हुआ, पानी में जब चप्पल फंसी तो वैक्यूम बना, उन्होंने खींचा तो जो स्टेप थी वो टूट गई। अब क्या करें, तो वहाँ पर एक लोकल बंदे ने उनको एक ग्लू दिया कि भाई इसको लगाओ बॉन्ड को, ये सही हो जाएगा। और उन्हें बड़ा पसंद आया भाई आइडिया कि भाई रबड़ जो टूटी एकदम सही हो गई। उन्होंने वहाँ से वो आइडिया क्रैक किया, फिर उन्होंने उसका फार्मूला पता लगा भाई कहाँ है, तो पता चला वो चाइना है। तो फिर वो चाइना से एल्फी जो है केमिकल नेम है, ठीक है, वो उसको यहाँ लेकर आए और फिर यहाँ ला के उन्होंने उसकी पैकेजिंग स्टार्ट की। वो बनाते नहीं है, वो उस केमिकल को इम्पोर्ट कराते हैं और उसको पैकेज करके वो सेल करते हैं पैन इंडिया। तो ये था बेसिकली एल्फी के बनने का प्रोसेस कि कैसे आया। तो एक स्टोरी थी उसके पीछे कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया और वहीं से वो एक आइडिया जो है बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस जो बने। और सतमोला ये नमकीन में वगैरह में कहाँ था, ये लोग जैसे हिंग गोली आता था ना, ये वैसे ही थे, सतमोला की गोली आया करती थी। अब उन्होंने सोचा था हम इतना फेमस हो ही गए हैं लोगों के बीच में, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी बीकानो है, ठीक है, ऐसी बीकानेर है, हल्दीराम, सबका कोर इंग्रेडिएंट सेम ही है, ठीक है। बस ब्रांडिंग चेंज है, पैकेजिंग चेंज है, अंदर का मटेरियल आपको लिटिल बिट स्पाइसेस में चेंज मिल सकता है, ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। हाँ, एक और थे जो शायद अपने अपने चाइल्डहुड में या अभी भी आपको नाम मिलता होगा, मुगली गुट्टी 555, ये भी वहीं है शादरा में। शादरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े आपको वहाँ मिलेंगे। तो उनका डिजिटल कैंपेन हुआ था, तो हमने ऐसे ब्रांड को टारगेट किया था जो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए थे, उनको हमने उठा के फिर से एक बार बूस्ट मारा था और बहुत बढ़िया रहा उनके साथ। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप मैन्युफैक्चरर होते हो ना, तो डायरेक्ट वेबसाइट आपके लिए उतना बढ़िया काम नहीं करती, आपको बहुत सारे मीडियम बनाने पड़ते हैं। जैसे लिस्टिंग में आप देखो इंडिया मार्ट, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो इंडिया मार्ट पर आपको ज़रूर लिस्टेड मिलेंगे। और जब आप वहाँ लिस्ट होते तो आपको एक अलग पॉपुलैरिटी, क्योंकि इंडिया मार्ट पर वही बंदा जाएगा जो बल्क में डील करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर लिस्टिंग होना बड़ा ज़रूरी है।
फिर उसके बाद जैसे कि जस्ट डायल हो गया, वैसे आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट ख़त्म है जस्ट डायल का, बट फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। फ्री में लिस्टिंग अगर देख रहे हैं सुलेखा.com, yellowpages.com, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग। अपने आप को लिस्ट जरूर करो ब्रांड को, इससे का जब कोई सर्च करता है तो सजेशन में बाकी लोग भी आते हैं कि भी कौन कौन है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो एसईओ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डेप्थ में डिकोड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, विद एग्जांपल्स। आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। ठीक है, आयुष लाइव है आप अभी? हाँ, आयुष है अभी। चलिए, तो आज के लिए यहीं पर ओवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।